हेलो एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोकतंत्र क्यों और क्या का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आगे पाठ को बढ़ाते हुए पढ़ते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद कवांगुओ रेमिन दाइवियानो दाहुई यानी जो राष्ट्रीय जन संसद कहलाती है, चीन की संसद के लिए हर 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन में लगभग 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनावी जो लड़ाई होती है, लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है और 2002 और 3 के चुनाव में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही जीतने का मतलब की अनुमति या लड़ने की अनुमति मिलती है। इससे संबंध कुछ छोटी छोटी पार्टियों के सदस्य भी होते हैं जो चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही आती है। सन 1930 में स्वतंत्र होने के बाद मेक्सिको के प्रति 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी फौजी शासन तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक प्रत्येक चुनाव में, जो अभी हमने आपको कार्टून बॉक्स में बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की ही एक पार्टी को ही विजय हासिल करनी मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में भाग लेते हैं, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अनेक परिस्थितियां जो होती हैं उसके अनुसार विजय हासिल कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कई प्रकार से होंगे, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। इसीलिए मतलब ये PRI जो थी वो हमेशा इसके लिए हमेशा उसमें रही, कुख्यात रही है। सरकारी अफसर के काम करने वाली सभी लोगों की पार्टियां जो थी, उनकी बैठकों में जाना आवश्यक होता था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपनी जो गतिविधियां थीं, उनके जो अपने छात्र छात्राओं के माता पिता होते थे, वो उन्हें वोट देने के लिए फोर्स करते थे। मीडिया भी जब तक अपनी विपक्षी दलों की आलोचना करती रहती थी, उनकी अतिरिक्त गतिविधियों को अनदेखा करती रहती थी। कई बार ऐसा भी हो जाता था कि एकदम अंतिम श्रेणी में ही मतदान केंद्रों में परिवर्तन कर दिया जाता था। उनके स्थान पर उनकी बेटियों को हटा करके स्थानांतरित कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोगों को वोट उनको डाल ही नहीं पाते थे या मिलते नहीं थे। तो ऐसे PRI अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का ही पैसा खर्च करती थी। अपने ही उम्मीदवारों को इस चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करने के साथ साथ उन्हीं को चुनाव जिताने का प्रयास करती थी। पर अब बात ये आती है, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। वहाँ के लोग जो शासक होते हैं, वो दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देने के लिए बाध्य करते हैं। मेक्सिको के संदर्भ में ऐसा लगता है कि जो विकल्प होते हुए भी वास्तव में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार वहाँ शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों की इच्छा पर ही निर्भर था। वहाँ हुए चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष थे। इस प्रकार से जब हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक और विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए केवल चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता, परंतु चुनाव में ऐसे अधिक वास्तविक राजनीतिक विकल्पों की मत चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों को ऐसा विकल्प उपलब्ध होना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर प्राप्त हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 में और बातें जानेंगे। इसके बाद नज़र डालते हैं हम एक कार्टून पर। ये कार्टून क्या है? यह कार्टून बंदूक के दम पर भूत पर कब्जे करता हुआ दिखाई देता है। यह कार्टून पाकिस्तान पर भी लागू किया जा सकता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की सहायता से लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था।
और स्वयं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन बैठा। यह कार्टून इराक, चीन आदि जैसे देशों पर भी लागू किया जा सकता है। बूथ पर बंदूक के दम पर कब्जा भारत में भी कभी बाहुबली नेताओं ने किया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा करना अब संभव नहीं है। इस कार्टून को देखिए। इस कार्टून में थैलियों द्वारा चुनाव के समय राजनीतिक दलों के जरिए प्रयोग किए जाने वाले धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। कितनी सारी पोटलियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, सरकार भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काफ़ी धन खर्च करती है। यह कार्टून बताता है कि हम पैसों की शक्ति से लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं और यह कार्टून निश्चित रूप से भारत पर लागू हो सकता है, क्योंकि पैसा तो खर्च होता ही है। इसके बाद हेडिंग आती है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। स्पष्टतः देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरे विश्व ने मान लिया है। ये पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण में कोई काम कम नहीं है। आज भी विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं है। सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान देने का अधिकार बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों को वोट देने का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से अधिक है। फिजी, ठीक है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम जो तीसरी हमें विशेषता समझ में आती है वो भी हम जान सकते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं भी एक व्यक्ति और एक ही मात्र वोट था और यह मुझे पसंद भी था। ये हम जान सकते हैं अगले अध्याय में। देखिए ये चित्र देखिए, इस चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ये चित्र में दिया गया है, ठीक है। यह चित्र कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। ये देखो दिखाया जा रहा है ना, सद्दाम हुसैन जेल में बंद है। इस कार्टून में 2 संदेश मिलते हैं। पहले संदेश में वोट देने के लिए समान अधिकार और सभी को वोट का एक मोल बताने की बात कही है। दूसरे संदेश में बताया गया है कि तानाशाह को सिर्फ एक ऐसी स्थिति स्वीकार है जहां सभी फैसले वह अपने अनुसार ले और उसी का ही वोट का मोल हो। पहला कार्टून ये दर्शाता है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी इराक में लोकतंत्र की बहाली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कार्टून में दूसरे में क्या दिखाया कि इराक में लोकतंत्र पहले से ही बहाल हो चुका है। तो इस कार्टूनों का भी ये चित्रों का भी बड़ा महत्व है। इनको भी समझते चलिए आप लोग साथ साथ में। अभी हम लोग लोकतंत्र क्या है इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी लोकतंत्र क्यों पर तो चर्चा आया ही नहीं है ना। तो कानून और राज्य और अधिकारियों का आदर, इसको देखिए। जिम्बाब्वे को सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ादी मिली। उसके पश्चात देश में जानू PF दल का शासन है जिसने देश की आज़ादी के संघर्ष की अगुवाई की थी। इसका नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के पश्चात से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं। हमेशा जानू PF दल की ही विजय होती है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपना काम करते थे, इसलिए उनका ज़्यादा प्रचार नहीं था। आज़ादी के पश्चात ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकारों में बढ़ोतरी की थी तथा उनकी जवाबदेही में कम कर दिया था।
दलों के कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार से परेशान किया जाता था। सभाओं में गड़बड़ियाँ की जाती थीं, सरकार विरोधी प्रदर्शन करी, आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी बनाया गया जो राष्ट्रपति की आलोचनाओं को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर भी सरकारी नियंत्रण थे, उन पर केवल शासन दल के विचार का प्रसारण ही किया जाता था। ठीक है, तो जो ये सब चीज़ें चल रही थी, अखबार स्वतंत्र थे, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार काफ़ी परेशान हो जा रहे थे। सरकार में कुछ ऐसी अदालतें निर्णयों की परवाह नहीं करते थे जो उनके विरुद्ध जाते थे, उनके जजों पर दबाव डाला जाता था। तो इस प्रकार से 2017 में मुगाबे जो थे उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर इतना ही जरूरी यह भी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, तो जो लोकप्रिय सरकारें भी कभी कभी अलोकतांत्रिक कार्य कर सकती हैं। लोकप्रिय नेता भी स्वेच्छाचारी हो सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता, वो भी इसलिए कि उन्होंने चुनाव जीता है। परंतु जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ, इसलिए वह जिम्बाब्वे पे हमने इस प्रकार से चर्चा की है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ चुनाव अधिकतर निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं ना। तो हमारे देश में भी यही काम है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था ही चुनाव कराती है, लेकिन कभी कभी हम चुनाव को गलत तरीकों का उपयोग, दंगा फसाद या पैसे की ताकत को करते हुए दिखाई देते हैं। ये तरीके कुछ ही उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। ये उम्मीदवार मुख्यतः आपराधिक छवि वाले ही होते हैं। यहाँ इन्हें संबंधियों अपराधियों से होते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं कम होना जरूरी है। तो आगे देखते हैं हम इसमें कि जो इसमें दिया गया है, तो इसमें है कि सरकार जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को क्या करना है कि अगर हम चुनाव कराते हैं, चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह को कामकाज जो सभी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, उन पर हमारी नज़र बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान भी करे। उनको सोचने की, अपनी राय बताने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की या संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर की आज़ादी दे। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समानता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके हैं, ठीक है, उन पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसके लिए भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन होना जरूरी है। विशेष रूप से उसे अल्पमत, ठीक है, विशेष रूप से उसे किसे, जो अल्पमत वाले समूह हैं, या उनको कुछ गारंटियों देना चाहिए कि उनका सम्मान होता रहे। प्रत्येक प्रमुख निर्णय लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। प्रत्येक पदाधिकारियों को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियों का संविधान द्वारा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो केवल यही जनता के प्रति उत्तरदायी होना ही नहीं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायी देना या जवाबदेही देना उनकी ही जिम्मेदारी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं, लोकतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, परिभाषाओं का सारांश ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।